Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th January 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Uttarakhand became the first state after independence to adopt uniform civil code. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एंड देन वी विल कम टू द करंट केस। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा अबाउट पर्सनल लॉज। देखिए, वो सारे कानून जो प्राइमरीली इन 5 मैटर से संबंधित हैं, मैरिज से संबंधित, डिवोर्स, इनहेरिटेंस मतलब संपत्ति जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास की जाती है, अडॉप्शन, सक्सेशन, तो इन तमाम मुद्दों से संबंधित जो भी कानून होते हैं उनको कहा जाता है पर्सनल लॉज। और हमारे देश के अंदर पर्सनल लॉज यूनिफॉर्म तरीके से सारे सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हमारे देश के अंदर पर्सनल लॉज डिपेंड करता है कि आप किस धर्म या किस समुदाय से आते हैं, बिकॉज पर्सनल लॉज in most of the cases are guided by religious scriptures या customs and beliefs of the person and the community to which that person belongs. तो पर्सनल लॉज को लेकर के एक यूनिफॉर्म नियम कानून नहीं है। जैसे समझाने के लिए मैं बता दूं, मैरिज को लेकर के जो तमाम नियम कानून हैं या डिवोर्स को लेकर के जो तमाम नियम हैं वो सिख समुदाय के लिए अलग हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग हो सकते हैं, हिंदू समुदाय के लिए अलग हैं। और ये जो तमाम प्रोविजंस नियम कानून हैं, दे आर गेटिंग डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। सो पर्सनल लॉज इन 5 मुद्दों से संबंधित, और इन 5 मुद्दों से संबंधित जो कानून है वो इन अलग अलग लोगों के धर्मों से मेनली डिराइव होते हैं एंड दे आर नॉट यूनिफॉर्म। एंड द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड सेज कि हमें आज नहीं तो कल ये जो पर्सनल लॉज जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं, गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड स्क्रिप्चर्स, उसको हटा करके वी नीड टू ब्रिंग कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग एवरी सिटीजन। जैसे क्रिमिनल लॉज सबके लिए यूनिफॉर्म है, मर्डर किया है तो वही चार्जेस लगेंगे, वही प्रोसीजर होगा, उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि आप किस धर्म से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं। सो वो यूनिफॉर्म है। वैसे ही ये पर्सनल मैटर्स में भी पर्सनल लॉज भी एक यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई किया जाए, दैट इज द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। द प्रोविजन या कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन पुट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अंडर आर्टिकल 44। यानी कि इसका सरल सा मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे सरकार के लिए एक निर्देश दिया हुआ है कि आपको सूनर और लेटर देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करनी है, यानी कि पर्सनल लॉज के मामले में भी आपको यूनिफॉर्मिटी लानी है। दैट इज द डायरेक्टिव्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अगर पर्सनल लॉज की बात की जाए तो कुछ समुदाय ऐसे हैं, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनके पर्सनल लॉज कोडिफाइड है, मतलब वेल डिफाइंड है। आ भले रहे हैं रिलीजियस बिलीफ्स या आइडिया से ही, बट दे आर डिफाइंड, यानी कि उस कम्युनिटी के हर एक इंसान के लिए वो यूनिफॉर्म तरीके से एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल बात की जाए हिंदूज की, तो हिंदूज के लिए देयर आर सेट ऑफ लॉज जिसको आप कह सकते हैं हिंदू पर्सनल लॉज, विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरी हिंदू। 1950s में हमारे देश की आज़ादी के बिल्कुल पहले ही डिकेड में सीरीज ऑफ लॉज वेयर पास्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है हिंदू पर्सनल लॉज। तो वो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड ऑल। तो अब हिंदुओं के लिए सारे जो पर्सनल लॉज हैं वो कोडिफाइड हैं। कोडिफाइड है मतलब अब यूनिफॉर्म तरीके से एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि वो वेल डिफाइंड कर दिए गए हैं कानून बना करके। बट अभी भी वो पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए है। बस समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे मान सकते हैं कि फॉर हिंदूज, विद इन द हिंदूज देयर इज नाउ अ यूनिफॉर्म प्रोविजन ऑफ
पर्सनल लॉज, क्योंकि उसको कोडिफाई कर दिया गया है कानून बना करके। बट बहुत सारे ऐसे धर्म भी हैं जिनके अंदर कई सारे पर्सनल लॉ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो अनकोडिफाइड हैं। दे आर स्टिल गेटिंग डिराइव फ्रॉम द रिलीजियस टेक्स्ट। और रिलीजियस टेक्स्ट की प्रॉब्लम क्या है कि इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो रिलीजियस टेक्स्ट से डिराइव हो रहे हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बाय डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स। और इसका बढ़िया एग्जांपल हो सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉज। मुस्लिम पर्सनल लॉज में ज़्यादातर प्रोविजन जो हैं वो अभी भी अनकोडिफाइड हैं। इसीलिए भारत के अंदर ही आप देखोगे कि अलग अलग मुस्लिम समुदाय के अंदर अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज मैटर्स, मैरिज, डिवोर्स। क्योंकि कहीं के मौलवी साहब ने कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, कहीं के कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया उसी रिलीजियस आइडियाज़ को या प्रैक्टिसेस को। बिकॉज देर इज नो यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन विद इन द मुस्लिम्स ऑल्सो। लार्जली मैं कह रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत कोडिफिकेशन किया गया है। जैसे 2019 में कानून लाया गया द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, जिसको सरल भाषा में कहा जाए तो ट्रिपल तलाक एक्ट है, जिसमें साफ साफ सरकार ने कानून बना करके कहा कि द एक्टिविटी ऑफ ट्रिपल तलाक वुड बी इलीगल, वो नहीं प्रैक्टिस किया जा सकता। तो कम से कम ये एस्पेक्ट को सरकार ने कोडिफाई कर दिया विद इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ कि ट्रिपल तलाक का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अदरवाइज भारत के अंदर ही कुछ मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस हो रहा था, कहीं नहीं भी था। तो दैट इज द आइडिया कि पर्सनल लॉज भी कोडिफाइड हैं, कहीं पे अनकोडिफाइड है। अनकोडिफाइड का मतलब उसको लेकर के पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए क्या करना होगा? हमें दो स्टेप करना होगा। एक तो सबसे पहले अलग अलग धर्मों के लिए उनके पर्सनल लॉज को कोडिफाई करना होगा, और फिर सारे धर्मों के लिए जो हमने पर्सनल लॉज कोडिफाई किए हैं उनको यूनिफॉर्म तरीके से लाना होगा। मतलब हिंदुओं के लिए जो पर्सनल लॉ है, जो मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ है, सिख, क्रिश्चियन सबके लिए पर्सनल लॉ है, उसको भी एक पेज पे लाना होगा। सो दैट वुड बी द लेवल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई जस्ट होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया कि पर्सनल लॉज हिंदुओं के लिए कोडिफाइड है, बट फॉर मेनी अदर कम्युनिटीज इट इज स्टिल अनकोडिफाइड, एंड बेयर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर पर्सनल लॉज आर कोडिफाइड हियर एंड देयर, थोड़ा बहुत कहीं कोडिफिकेशन किया गया है। बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स तो चाहते थे कि भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ताकि कॉम्युनल हार्मनी बनी रहे। बट साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को फोर्सफुली इम्पोज करने की कोशिश की गई तो अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर्स को लग सकता है कि उनके रिलीजियस फ्रीडम को इन्फ्रिंज करने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट वुड लीड टू रेजिस्टेंस, एंड दैट वुड लीड टू कम्युनल टर्बुलेंस एंड वायलेंस ऑल्सो। तो इसी कारण से उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात को डीपीएसपी में रख करके छोड़ दिया कि एज एंड व्हेन द राइट टाइम या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट विल डेवलप, देन गवर्नमेंट शुड ट्राई टू implement यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से फायदा क्या होगा? इससे सबसे पहला फायदा तो होगा नेशनल यूनिटी को। देखिए, जब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग एक्टिविटीज में काफ़ी डिफरेंसेस रखते हैं और उनको प्रैक्टिस करते हैं अपने लाइफ में, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो बार बार सामने आते हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस बिकम्स वेरी पर्टिनेंट या यू में से पैल्पेबल, और कहीं ना कहीं वो नेशनल यूनिटी के लिए खतरा है। इट इज़ अ हिंड्रेंस इन नेशनल यूनिटी, क्योंकि सबके तौर तरीके बहुत अलग अगर होने लगे तो दैट कैन डैमेज नेशनल यूनिटी। तो कुछ हद तक अगर एक सिनोनिमिटी रहे, सिंक रहे, तो फिर नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथ मिल सकता है। से फ्रैटर्निटी, सेंस ऑफ वननेस विल ऑल्सो गेट स्ट्रेंथेंड, because otherwise different people or people from different community practicing different activities in their life arising from their religious beliefs and scriptures, so that may emphasize on differentiation amongst people, and that may further fuel sentimental tensions। साथ ही साथ मॉडर्न टाइम की अब ज़रूरत भी ऐसी है क्योंकि आज का समाज जैसे जैसे प्रोग्रेसिव होता जा रहा है, क्रॉस फेथ मैरिजेज आर बिकमिंग कॉमन। तो इसके लिए भी नाउ वी नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, अदरवाइज हाउ विल यू रेगुलेट सच मैरिजेज विच आर क्रॉस फेथ मैरिजेज? उसमें डिवोर्स, इनहेरिटेंस के लिए नियम क्या होंगे?
वैसे बात अलग है कि सरकार लेकर के आई है स्पेशल मैरिज एक्ट टू हैव टू डील विद सच केसेस वेयर क्रॉस फेथ मैरिजेज आर देयर, बट अगर एक यूनिफॉर्म तरीके से कानून ला दिया जाए तो इट विल बी वेरी कंड्यूसिव इन करंट सिचुएशन जहां पे क्रॉस फेथ मैरिजेज आर ऑन द राइज. ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज ऑल्सो, अदरवाइज अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे आइडियाज़ को इम्पोज किया जाए, इन्फोर्स किया जाए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बिन ऑलवेज सीन इन लाइन विथ द आइडिया ऑफ जेंडर जस्टिस, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजियस आइडियाज़ को रेग्रेसिव तरीके से, कंजर्वेटिव तरीके से इंटरप्रेट किए गए हैं और उसके बेसिस पे जो प्रैक्टिसेस लाए गए हैं और उनको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लॉज, तो इट लीड्स टू डिनायल ऑफ राइट्स एंड जस्टिस फॉर women. फॉर एग्जाम्पल, मैनी अनफेयर अनजस्ट एक्टिविटीज लाइक एक्ट ऑफ पॉलीगैमी या डिनायल ऑफ मेंटेनेंस राइट्स इन केस ऑफ डिवोर्सेज, ये सब डिनाई हो जाते हैं वीमेन को इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉस, और सरकारें कुछ कर भी नहीं पाती क्योंकि रिलीजियस इंटरप्रिटेशन उस तरीके से है. और कहीं ना कहीं फिर वो जो जेंडर जस्टिस का प्रॉमिस है, इक्वालिटी का प्रॉमिस है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिस लाइक आर्टिकल 14-15, वो फुलफिल नहीं हो पाता है. तो इस कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिक्वायर्ड. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट केस की बात की जाए, 1985 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया ये मामला जिसका नाम है साहबानो केस. साहबानो was a 62-year-old Muslim woman and she had 5 children also. इनके हस्बैंड ने इनको डिवोर्स दे दिया और उन्होंने प्रॉपर जो एडिक्वेट मेंटेनेंस अमाउंट होता है वो देने से मना कर दिया, बिकॉज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एज पर देयर पर्सनल लॉ एडिक्वेट मेंटेनेंस का प्रोविज़न है नहीं. उनके अंदर कुछ ऐसा है कि जो इद्दत का पीरियड होता है, इद्दत का पीरियड, दैट टाइम which a woman must wait after divorce या death of her husband before she can marry another person, वो इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस अमाउंट देने का प्रोविजन है, उसके आगे का है नहीं. तो साहबानो 62-year-old वुमेन है, 5 5 बच्चों की माँ है, सो हाउ कुड सी नाउ सस्टेन हर लाइफ वंस शी वाज डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड. तो इस पर्सपेक्टिव से उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम किया, बट मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उनको मेंटेनेंस मिलना नहीं था. सो ड्यू टू दिस एंड बिकॉज ऑफ और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, सी अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट में मामला था एज पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, वाइफ्स आर एलिजिबल फॉर मेंटेनेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इन केस ऑफ डिवोर्स. तो इस बेसिस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो एक केस रजिस्टर किया. बट उनके हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया, वो खुद भी लॉयर ही थे, कि वाई शुड आई बी गिविंग मेंटेनेंस, क्योंकि मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर पर्सनल लॉस के हिसाब से मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन है नहीं. बट इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो के राइट टू मेंटेनेंस को अपहेल्ड किया, मतलब सही से ठहराया, और उनके हस्बैंड को आदेश दिया कि अब साहबानो के मेंटेनेंस के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन देंगे. इस साहबानो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को भी इंस्ट्रक्शंस दिए, सजेशंस दिए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के डायरेक्शन में क्रेडिबल स्टेप्स लें, अदरवाइज वीमेन वुड कीप ऑन गेटिंग डिनाइड देयर जेन्युइन राइट्स इन एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड. लेकिन ये जो साहबानो केस हुआ, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी आया अमंग्स फ्यू सेक्शंस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी. उनको ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर कर रही है, और साथ ही साथ सरकार को भी आदेश दे दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आप आओ. तो दैट इज व्हाई देयर वाज सेंस ऑफ काइंड ऑफ टर्बुलेंस, फ्रस्ट्रेशन amongst some sections of Muslim community against this ruling. सरकार एक कानून लेकर के भी आई. उस कानून का नाम था मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986. सुन करके लग रहा है कि अब इस कानून की मदद से मुस्लिम वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया होगा, बट ऐसा था नहीं. उन्होंने मेंटेनेंस का प्रोविजन जो पर्सनल लॉज में लिखा है या पर्सनल लॉज के हिसाब से होता है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, मोर और लेस वही इंप्लीमेंट किया कि इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा. तो पॉइंट इज
कि in the name of this law, Muslim Women Protection of Rights and Divorce Act 1986, the government effectively diluted the judgment given by the Supreme Court and the right of maintenance obligation for Muslim men in case of divorce. तो जो वुमेन का राइट्स था या मेन का ऑब्लिगेशन था मेंटेनेंस अमाउंट को लेकर के इन केस ऑफ डिवोर्स, वो और डाइल्यूट कर दिया सरकार ने ये कानून बना करके। बहुत बार ऐसा होता है, सरकार को कुछ आदेश मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सरकार उसके खिलाफ कानून बना देती है। होता है ऐसा। ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में थोड़ा टसल चलता रहता है। इंदिरा गांधी जी के टाइम में ऐसा कई बार दफ़ा देखने को मिला। इस केस में भी यही हुआ। और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम एक स्टेप और पीछे हो गए, दूर हो गए आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्ट। और आज भी हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत के लेवल पे तो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक बात आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव कि मोस्ट ऑफ द मैटर्स ऑफ पर्सनल लॉ जैसे कि मैरिज, डिवोर्स या फिर सक्सेशन, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, दे फॉल अंडर कंकरेंट लिस्ट। यानी कि इस पे भारत सरकार भी कानून ला सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कानून ला सकते हैं। और इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके उत्तराखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज नाउ ब्रॉट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन देयर ओन स्टेट। दे हैव ब्रॉट ए लॉ, उस लॉ को पास किया उन्होंने, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया है और अब उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया उन्होंने। इसके साथ ही उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोवा पहला स्टेट रहा है भारत का जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने रीजन में, अपने टेरिटरी में इम्प्लीमेंट किया है। बट वो आज़ादी से पहले से ही वहाँ चल रहा है। गोवा के अंदर 1867 से ही पोर्टुगीज सिविल कोड चल रहा है, विच इज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इम्पोजेस पर्सनल लॉज ऑन ईच एंड एवरी रेजिडेंट्स ऑफ गोवा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड। तो गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से है, बट आज़ादी से पहले से। पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट। असम की सरकार ने भी ऐसी बातें कही हैं, गुजरात की सरकार ने भी कही हैं कि दे आर ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने ऐसा लाया है। वहाँ पे नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनके अपने जो भी ट्राइबल रिचुअल्स हैं उनके हिसाब से उनके पर्सनल लॉज मैनेज होंगे। एंड इट विल ऑल्सो नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द पीपल ऑफ उत्तराखंड हु हैव माइग्रेटेड आउट ऑफ उत्तराखंड। इस कानून के हिसाब से नाउ द एक्टिविटीज लाइक निकाह, हलाल, इद्दत, तलाक एंड ऑल दे विल नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब इनके लिए एक यूनिफॉर्म कोड होगा। इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, इनहेरिटेंस राइट फॉर विमेन ऑल्सो, and now registration of marriages, divorce and live in relationship also. So live in relationship पे APSC ने मेंस में पूछा था ऐसे टॉपिक। यू सी द गवर्नमेंट्स आर, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप देने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट्स आर रिकॉग्नाइजिंग, कानून में लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र किया गया, मतलब गवर्नमेंट्स आर रिकॉग्नाइजिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन द सोसाइटी इन करेंट टाइम्स। दे जस्ट वांट कि सच एक्टिविटीज ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड, रजिस्टर्ड। तो कानून में लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र करने का मतलब है कि रिकॉग्निशन ऑफ सच रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो देयर नाउ विद इन द गवर्नमेंट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके फायदे क्या हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं, इसको फॉर्मुलेट करने में क्या प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा हिंट्स दिया रखा है मैंने, और बाकी तो डिस्कशन के बेसिस पे यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Next topic is about BrahMos deal with Indonesia. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. BrahMos मिसाइल की बात की जाए तो it has been jointly developed by DRDO of India and NPOM of Russia. BrahMos मिसाइल का नाम ब्रह्मोस पड़ा ही है because of the two rivers, Brahmaputra river from India and Moskva river from Russia. वहां से मिला करके नाम पड़ा है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस की बात की जाए तो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, मतलब इसकी स्पीड जो है 1 से लेकर के 5 मैक के बीच में, मतलब 1 टाइम टू लेकर के 5 टाइम स्पीड ऑफ साउंड के बीच में। टू बी प्रिसाइज इसका स्पीड जो है 3 मैक के आसपास है।
मिसाइल जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। सब सोनिक, सब सोनिक मतलब मिसाइल्स स्पीड इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। सुपर सोनिक, जिनकी स्पीड 1 मैक से लेकर के 5 मैक के बीच में होती है, यानी कि देयर स्पीड इज between 1 to 5 times of the speed of sound. And then there are few missiles who are hypersonic, means whose speed is more than 5 times the speed of sound, यानी कि 5 Mach या above. तो ब्रह्मोस is a supersonic missile, almost 3 times the speed of sound. इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर्स के आसपास है। रेंज को बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। ब्रह्मोस को सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से, लैंड प्लेटफॉर्म से अटैक किया जा सकता है। कन्वेंशनल पेलोड यानी कि आरडीएक्स वगैरह इसको भी कैरी कर सकता है। न्यूक्लियर पेलोड को भी ये कैरी कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर जो इंजन है वो 2 स्टेज इंजन है, और इसके अंदर रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। तो रैमजेट, जेट इंजन, रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, इसको हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था कुछ दिनों पहले। रिवीजन में तो मैं करा ही चुका हूँ, क्रैश कोर्स रिवीजन में। फिर आगे किसी दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस में और देखेंगे रैमजेट इंजन के बारे में। हाल फिलहाल में डीआरडीओ ने एक रैमजेट इंजन का टेस्टिंग किया था, इस कारण से भी ये न्यूज़ में था। तो आई जस्ट होप कि 1-2 महीने पहले मैंने डिस्कस किया था रैमजेट इंजन, तो आपको याद होना चाहिए, आई होप। नहीं तो फिर बताइएगा, आई विल अगेन डिस्कस दिस जेट इंजन, रैमजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन। लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। राइट, आई जस्ट होप आपको याद आ रहा होगा कि जेट इंजन में अलग से ऑक्सीडाइजर टैंक नहीं रहता है। दे कैप्चर ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया ओनली। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रॉकेट एंड जेट इंजन, राइट। येट इन तीनों के बीच का अंतर आई विल डिस्कस अगेन इफ नीडेड। तो ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए तो इट इज अ क्रूज मिसाइल, राइट, एंड इट्स अ क्रूज मिसाइल एंड इट यूजेस रैमजेट इंजन। क्रूज मिसाइल का कैसा रहता है कि इसको आपने यहाँ से फायर किया, इसको आप बैठे बैठे अपने सेंटर से, कंट्रोलिंग सेंटर से आप मनूवर कर सकते हैं, इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ये होते हैं क्रूज मिसाइल, जिनको आप उनके जर्नी के दौरान भी, ट्राजेक्टरी के दौरान भी आप उनको मनूवर कर सकते हैं, उनके डायरेक्शंस को ऑल्टर कर सकते हैं, स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वहीं जो होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको क्या है कि आपको एक बार थ्रस्ट दे दिया आपने एक पर्टिकुलर ट्राजेक्टरी पे, उसके बाद वो खुद ही जाएंगे, अब उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते उसके ट्राजेक्टरी को। अब वो ऊपर जाएगा और फिर ग्रेविटी के कारण नीचे आएगा और एक पर्टिकुलर लोकेशन को हिट करेगा। तो आपको अगर अपना टारगेट हिट करना है तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको लॉन्च करना होगा बैलिस्टिक मिसाइल्स को, तभी जा करके वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल राइज। ऊपर जाते 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 इसकी स्पीड कम होती रहेगी, ऊपर जाकर के यहाँ स्पीड जीरो हो गई और फिर नीचे की तरफ वो गिरना शुरू करेगा। तो ये मेन अंतर होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल के बीच में। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। मैंने पहले ही आपको बताया 2 स्टेज मिसाइल, मतलब इसके अंदर 2 स्टेज में इंजन लगा है। पहले स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट लगा हुआ है, यानी कि सॉलिड फ्यूल लगा हुआ है जो इनिशियल जोरदार थ्रस्ट देगा और उसको सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाएगा। और सेकेंड स्टेज में लिक्विड रैमजेट इंजन लगा हुआ है, और हाइट ऑल्टीट्यूड लगभग 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे इसको मैनेज किया जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल को। एंड इट इज फिटेड विथ फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी, मतलब एक बार आपने इसको टारगेट लॉक कर दिया, उसके बाद आप इसको फायर कर दीजिए, तो it will hit the target even if the target moves a little bit, even if the target is not in line of sight, it will search the target and hit it. That is fire and forget technology जो ब्रह्मोस मिसाइल में है। करंट न्यूज ये है कि इंडोनेशिया इज नाउ नेगोशिएटिंग विथ इंडिया टू प्रोक्योर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। इट इज एक्सपेक्टेड कि लगभग $450 मिलियन का एक डील होगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसके साथ ही इंडोनेशिया विल बिकम, अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो, सेकेंड एक्सपोर्ट मार्केट आफ्टर फिलीपींस फॉर इंडिया, वेयर इंडिया विल बी सेलिंग इट्स ब्रह्मोस मिसाइल। फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेचा, वो डील फाइनलाइज भी हो गई है, $375 मिलियन का डील फिलीपींस के साथ। फिलीपींस और अब इंडोनेशिया, यहाँ पे है फिलीपींस, ये है इंडोनेशिया, इनके साथ ब्रह्मोस मिसाइल का डील करना, ये इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस तो है ही, बिकॉज इंडिया इज लार्जली अ डिफेंस इंपोर्टर कंट्री। अब हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट के फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। दिस ब्रह्मोस मिसाइल डील वुड बी कंसिडर्ड एज ए ग्रेट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट।
जो भारत के लिए एक अचीवमेंट है। तो इकोनॉमिक अचीवमेंट तो है ही, साथ ही साथ इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी। उसी फिलीपींस एंड इंडोनेशिया दोनों ही, फिलीपींस तो सीधा सीधा साउथ चाइना सी में इसका कोस्ट है, और वहाँ पे इसका टेरिटोरियल टेंशन है चाइना के साथ। मेनी ऑफ द आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना. China has drawn arbitrary 9 dash line, which has been now further extended to 10 dash line, creating tension between China and many of the uh, littoral states of South China Sea, including Philippines. तो फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल अगर होगा तो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर इट विल क्रिएट सम प्रेशर. एट द सेम टाइम इंडोनेशिया और भारत मिल करके चाइना की एक्सेसिबिलिटी को कुछ हद तक काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इन द अंडमान सी. इसके लिए मैंने आपको सैटरडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि हम लोग पोर्ट भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि अकेह रीजन ऑफ इंडोनेशिया में वी आर डेवलपिंग सबांग पोर्ट इन ऑर्डर टू हैव सम लिमिटेशन ओवर चाइना एज फार एज इट्स ग्रोइंग फुटप्रिंट इन अंडमान सी रीजन इज कंसर्न. तो अगर इंडोनेशिया के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल होगा तो दैट वुड बी हेल्पफुल इन पुटिंग सम स्ट्रैटेजिक प्रेशर ओवर चाइना. तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर डील का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के अलावा स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्टोव लाइटर, हाउ इट वर्क्स. द हिंदू के अंदर ये जो सेगमेंट आता है एवरीडे साइंस, ये कभी कभी कभार प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, और मेंस में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है. तो देखते हैं इसके बारे में. आज यहाँ पे डिस्कस किया गया है हाउ अ स्टोव लाइटर वर्क्स. इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है. स्टोव लाइटर इस तरीके का हमारा लाइटर होता है. तो ये क्या करता है, इसको हम लोग बार बार जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है, और ये स्पार्क फिर जब हम स्टोव को ऑन करते हैं तो नीचे से आने वाले फ्यूल को बर्न कर देता है. तो नीचे से आ रहा है गैसोलीन, और यहाँ पे है स्पार्क. आसपास में ऑक्सीजन तो है ही, फायर ट्रायंगल कंप्लीट हो गया. फायर ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, स्पार्क चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. फायर ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो फ्लेम बन जाता है. तो इस तरीके से स्टोव लाइटर काम करता है. सवाल ये कि स्पार्क जनरेट करने के लिए क्या करता है, ये स्पार्क कैसे जनरेट करता है ये स्टोव लाइटर. तो स्पार्क इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए ये स्टोव लाइटर इस्तेमाल करता है पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल. पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स कैसे रहते हैं कि उनके ऊपर अगर हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस लगाएं, देयर आर सर्टेन मटीरियल्स जिनको हम लोग कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स. उनके ऊपर अगर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया जाए, यानी कि उनको अगर दबाया जाए, तो उनके जो चार्जेस होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं. एक साइड में पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है, दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है. और फिर ये नेगेटिव चार्ज जब हेवी हो जाता है तो इट ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज सेगमेंट. और उस प्रोसेस में व्हेन इट these electrons या negative charge particles it moves towards the positive charge particles via air. तो उसी प्रोसेस में जनरेट होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क. यही तो फिनोमिना होता है लाइटनिंग के दौरान भी. ड्यूरिंग द रेनफॉल टाइम जब क्लाउड होता है, हेवी क्लाउड, तो लाइटनिंग के दौरान भी यही फिनोमिना होता है. एक तरफ क्लाउड के अंदर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड जो करेंट्स होते हैं वो क्लाउड के अंदर के एयर पार्टिकल्स को ब्रेक कर देते हैं, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स को जमा कर देते हैं, दूसरी तरफ प्रोटॉन्स जमा हो जाते हैं. और फिर जब दोनों हेवी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन द एयर कॉजिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू लाइटनिंग. यही फिनोमिना मोटा मोटा हो रहा है यहाँ पे, बट काफ़ी छोटे स्केल पे. कि यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसको जब हमने प्रेस किया तो चार्जेस मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन द एयर, एंड दैट कॉजेज इलेक्ट्रिक स्पार्क. और वो इलेक्ट्रिक स्पार्क फिर इस फ्यूल के साथ जो स्टोव के अंदर से आ रहा है जब मिलता है तो फ्लेम क्रिएट कर देता है. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एयर कॉजेज स्पार्क, द स्पार्क मिक्स्ड विद द फ्यूल कॉजेज फ्लेम. तो बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जब आप मैकेनिकल स्ट्रेस लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा. अच्छा, उनमें रिवर्स मैकेनिज्म भी है, देखने को मिलता है इन मोस्ट ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल. मतलब अगर उनमें आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो फोर्स जनरेट करेगा, फोर्स अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा.
इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लेजिम डांस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेजिम डांस हाल फिलहाल में न्यूज में आया. देखते हैं सबसे पहले लेजिम डांस के बारे में एंड देन विल सी द करंट न्यूज. ये डांस ट्रेडिशनल फोक डांस है महाराष्ट्र का. इसमें काफी विगरस मूवमेंट होता है, रिदमिक बीट्स होते हैं. आपने देखा होगा लेजिम डांस परफॉर्म करते हुए, स्पेशली ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी, मैरिज प्रोसेशंस वगैरह में लेजिम डांस लोग परफॉर्म करते हैं. तो कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है. माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में लेजिम डांस वाज पॉपुलराइज्ड एज ए मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें काफी सारा फिजिकल मूवमेंट भी होता है. तो ये फिजिकल फिटनेस बनाए रखने के लिए भी लेजिम डांस को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, और छत्रपति शिवाजी के टाइम में इसको फिजिकल फिटनेस के लिए प्रमोट किया गया था. आज भी महाराष्ट्र के कल्चर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है लेजिम डांस. ये कंट्रोवर्सी में क्यों आया? क्योंकि एक फिल्म आ रही है छावा, जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है, सेकंड छत्रपति. अब वहां पे संभाजी को लेजिम डांस करते हुए दिखाया गया है. इसको लेकर के कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं, क्योंकि अब हीरोइक फिगर हैं, वो ऐसा डांस कर रहे हैं तो लोगों को शायद से अच्छा नहीं लग रहा है. साथ ही साथ जो बाकी कुछ चीजें दिखाई गई हैं, अभी बस प्रोमो आया है, फिल्म अभी बाकी है. बट प्रोमो में ही, या जो जिसको हम लोग ट्रेलर कहते हैं, उसमें ही जो कुछ बेसिक रिलीजियस या सेरेमोनियल प्रोसेशंस दिखाए गए हैं कुछ, वो हिस्टोरियंस को, महाराष्ट्र के हिस्टोरियंस को लग रहा है कि इनएक्यूरेट है. साथ ही साथ संभाजी महाराज को डांस करते हुए दिखा रहे हैं. ये कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गया. इसको लेकर के फिर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है. डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि ठीक है, इस सीन को हम लोग हटा देंगे. वॉट एवर इट मे बी, मतलब इनएक्यूरेसी तो है ही, हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी तो है ही, उसको लेकर के वो लोग एक्शन लेंगे ही. बट मुझे लगता है कि एटमैक्स प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछेगा इससे संबंधित, और कुछ या तो मैच द कॉलम में पूछ देगा कि ये डांस किस स्टेट का है, ये किस स्टेट का, उसमें लेजिम डांस के बारे में आ सकता है. मैंने तो आपको सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन बना करके दे दिया है. यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट दिस, अटेम्प्ट इट. नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज कोस्ट लाइन एक्सपैंडेड. ये तो न्यूज़ काफ़ी पुराना है, लेकिन कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये क्या हुआ, थोड़ा बताइए इसके बारे में. तो इसको लेकर के मैं फिर यहाँ आज डिस्कशन कर लेता हूँ. पुराना मतलब 15-20 दिन पहले ये न्यूज़ में था. देखते हैं, इंडियाज कोस्ट लाइन एक्सपैंडेड. तो न्यूज़ ये आई थी कि भारत का जो कोस्ट लाइन है, वो हम लोग हमेशा याद करते हैं क्या है, 7,500 किलोमीटर के आसपास है. वो बढ़ करके हो गया 11,098 किलोमीटर इन 23-24, यानी कि अबाउट 48% का इंक्रीज. अब ये सुन करके किसी को भी झटका लग गया कि भारत का कोस्ट लाइन 50% के आसपास बढ़ गया. बट द फैक्ट इज कि असल में कोस्ट लाइन बढ़ा नहीं है, बस हमारा मेजरमेंट का टेक्निक बदला है. देर हैज बीन नो एक्चुअल फिजिकल चेंजेस इन द कोस्ट लाइन. पहले क्या होता था, हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते थे कोस्ट लाइन को मेजर करने के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड. लेकिन रियलिटी में तो आप देख ही रहे हो कितना रग्ड रीजन होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है. तो स्ट्रेट लाइन मेजर करने के कारण, जो आप कह सकते हैं एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी के कारण डेवलप किया हुआ टेक्निक था, उस कारण से लेंथ निकल करके आ रहा था 7,516 किलोमीटर. लेकिन अब काफ़ी हमारे पास प्रिसाइज टेक्निक्स भी डेवलप हो गए हैं, जिसके कारण हम लोग फाइनर डिटेल्स भी मेजर कर सकते हैं. जो रग्ड टेरेन्स है, रग्ड आप कह सकते हो टोपोग्राफी है, उसको भी मेजर किया जा सकता है. फाइनर डिटेल्स जैसे कि स्मॉल कर्व्स, बेज एंड ऑल, इन सब को जब हमने मेजर करना शुरू किया, बिकॉज ऑफ द प्रिसाइज टेक्नोलॉजीज, माइनर कर्व्स और इनलेट्स को भी जब हमने कैप्चर करना शुरू किया, तो लेंथ इज नाउ 11,098 किलोमीटर. गुजरात की बात की जाए तो गुजरात पहले भी सबसे लंबा कोस्ट लाइन वाला स्टेट था भारत का. बट पहले के डेटा के हिसाब से गुजरात का कोस्ट लाइन था 1214 किलोमीटर, बट नाउ इट्स कोस्ट लाइन इज 2340 किलोमीटर. तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज गुजरात के ही कोस्ट लाइन में हुआ. पहले से भी सबसे लंबा था और भी लंबा हो गया ये. इट रिटेन्स द टॉप मोस्ट पोजीशन एज फार एज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इज कंसर्न. वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो पहले इसका था 157 किलोमीटर, अब बढ़कर हो गया 721. तो 357% इंक्रीज है. तो हाईएस्ट ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म्स. तमिलनाडु, इसकी लेंथ अब इंक्रीज होकर के हो गई 1,068 किलोमीटर एज पर द न्यू टेक्निक, एंड नाउ इट हैज सरपास्ड आंध्र प्रदेश. पहले आंध्र प्रदेश से नीचे था, अब इट इज नाउ अबोव आंध्र प्रदेश एज फार एज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज कंसर्न.
बोमालू, इटिकोप्पा बोमालू। मैंने आपको बताया था कि इसमें केमिकल पेंट्स का इस्तेमाल नहीं होता, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा तो गलत है और दूसरा भी गलत है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।